हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम लोग कक्षा 11 जीव विज्ञान के पहले अध्याय जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड के विषय में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम सजीवों के लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के विषय में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय को शुरू करने से पहले जीव विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको कुछ बेसिक्स की जानकारी होनी आवश्यक है। तो पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं। जीव विज्ञान या बायोलॉजी। जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। नंबर पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ या जीवन और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों और जीवों में होने वाली जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके विषय में अध्ययन करते हैं। एक डेफिनेशन की सहायता से इसको और समझ सकते हैं। अंग्रेजी में बायोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेसेस। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों और जीवों के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के विषय में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के विषय में। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम दो प्रमुख शाखाओं में बांट सकते हैं। नंबर पहला प्राणी विज्ञान या जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं, और दूसरा वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। पहला जंतु विज्ञान या जूलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जूलॉजी या जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। और दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जैसे कि नाम से ही अंदाजा आ रहा है वनस्पति, या इसे हम बॉटनी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों या पेड़ पौधों के विषय में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहा जाता है। अब बात करेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी के विषय में। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु या एरिस्टोटल को कहा जाता है और फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, और साथ ही साथ फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक पुनः अरस्तु या एरिस्टोटल को कहा जाता है। ये प्रश्न एक विद्यार्थी होने के नाते आपको आने चाहिए और साथ ही साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम पहले अध्याय को शुरू करने से पहले देखेंगे कि कक्षा 11 के जीव विज्ञान में कुल कितने अध्याय हैं और उन्हें कितने यूनिटों में बांटा गया है। अगर विषय सूची की बात करें, कक्षा 11 में कुल अध्यायों की संख्या 22 है, जो इकाई 1 से शुरू होते हैं और इकाई 5 तक आते हैं। इकाई 1 जीव जगत में विविधता, इसके अंतर्गत 4 अध्याय हैं। जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। और इकाई 2 के अंतर्गत पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के विषय में हम पढ़ेंगे। इसमें कुल 3 अध्याय हैं। अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी, छठा है पुष्पी पादपों का शरीर और सातवां प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। और इकाई 3 के अंतर्गत कोशिका संरचना एवं कार्य के विषय में हम पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई, 9 जैव अणु, 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के विषय में हम लोग समझेंगे। अब हम बात करेंगे इकाई 4 के विषय में। इकाई 4 पादप कार्यकीय के अंतर्गत अध्याय 11 पौधों में परिवहन, 12 खनिज पोषण, 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, 14 पादप में श्वसन, 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। और इकाई 5 के अंतर्गत मानव शरीर विज्ञान में हम अध्याय 16 पाचन एवं अवशोषण, 17 श्वसन और गैसों का विनिमय, 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण, 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, 20 गमन एवं संचलन और 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। और अंतिम अध्याय 22वां रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। इन्हें हम एक एक कर समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम पहला अध्याय जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड के विषय में शुरू करते हैं। लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत, इसके अंतर्गत हम लोग जीव क्या हैं, सजीव के कौन कौन से लक्षण होते हैं, जीवों में
विविधता किस तरह से पाई जाती है, किस तरह से जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, और वर्गीकरण के कौन कौन से संवर्ग होते हैं, कौन कौन से कैटेगरी होते हैं, जैसे कि जाति, वंश, कुल, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान और संग्रहालय और चिड़ियाघर, इनके विषय में हम लोग समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम आज के पहले टॉपिक सजीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जीव क्या है? जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना हो सकता है। कोई भी जीवधारी आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि बैक्टीरिया या अमीबा है, पेनोमेशियम, यूग्लिना, इनमें एक कोशिका पाई जाती है। और बहुत से ऐसे जीव हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें जो मुख्य जो लक्षण होते हैं इनके शरीर में, वृद्धि, सभी सजीवों में वृद्धि होती है, जनन की प्रक्रिया होती हैं, संवेदनशीलता, पारस्परिक क्रिया, जीव जो हैं एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, और जीव विकसित होते हैं और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता रखते हैं। कहने का तात्पर्य प्रजनन की क्रिया करते हैं। तो इसके अलावा भी उत्सर्जन की क्रिया होती है जीवों में। तो काफ़ी सारे जो लक्षण होते हैं ये जीव में पाए जाते हैं, तो इन्हें हम सजीव कहते हैं। अब हम बात करेंगे सजीवों के लक्षण की, लेकिन सजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। विशिष्ट लक्षण वे लक्षण होते हैं जो कि सभी सजीवों में पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य, अगर कोई भी लक्षण जो सजीवों का लक्षण है सभी सजीवों में समान रूप से पाया जाता है तो उस लक्षण को हम विशिष्ट लक्षण कहते हैं। लेकिन ये लक्षण किसी भी निर्जीव में नहीं पाया जाना चाहिए। तो ऐसे लक्षण जो सभी सजीवों में पाए जाएं लेकिन किसी भी निर्जीव में नहीं पाया जाए तो इन लक्षणों को हम विशिष्ट लक्षण कहते हैं। अब हम बात करेंगे सजीवों के मुख्य लक्षणों के विषय में। सजीवों में पाए जाने वाले जो लक्षण हैं उनमें पहला है वृद्धि या ग्रोथ। वृद्धि सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण है। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना वृद्धि के द्विगुणी लक्षण है। कोई भी जीवधारी, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, जीवों में वृद्धि अवश्य होती है। जीवों में वृद्धि किसे कहेंगे? जीवों के भार में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो भार बढ़ रहा है तो उसे हम वृद्धि कहेंगे, या अगर संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है तो उसे भी हम वृद्धि कहेंगे। जैसे कोई जीव 1 किलोग्राम का है, अगर वह 2 किलोग्राम का हो गया है तो उसे हम कहेंगे कि जीव के भार में वृद्धि हो रही है, भार बढ़ रहा है, कहने का था जीव में वृद्धि हुई है। या संख्या में वृद्धि होना, जैसे एक कोशिकीय जीव है, वो डिवीज़न करते हैं, उसमें सेल डिवीज़न होता है तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती। जैसे कि अमीबा है, अमीबा में प्रजनन की क्रिया होती है, जनन कर रहा है, एक अमीबा से 2 अमीबा, 2 से 4, इस तरह से अपनी संख्याएं बढ़ा रहा है। तो अगर संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो उसे हम कहेंगे कि अमीबा में वृद्धि हो रही है। चाहे उसके भार में बढ़ोतरी हो रही तो भी वृद्धि कहेंगे, या उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही तो भी उसे हम वृद्धि कहेंगे। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा होती है, जबकि जंतुओं में एक सीमित अवधि तक वृद्धि होती है। पादपों में हम देखते हैं कि जीवन पर्यंत लगातार वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन जंतुओं में एक सीमित अवधि तक वृद्धि होती है। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करता है। क्या वृद्धि सभी सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती? जबकि ऐसा नहीं होता है। सजीव में वृद्धि पाई जाती लेकिन बहुत सारे निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। वृद्धि जैसे एक पर्वत है, जाड़ों में उसमें बर्फ़ पड़ती है, उसी तरह से अगर रेत की बात करें, रेत का कहीं टीला बना है, उसमें कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारी आंधी तूफान आकर उस रेत को या तो कम कर देगा, या तो रेत के ऊपर बहुत सारा रेत और जमा होने लगता है, वो ढेर बन जाता है और उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। तो उसे भी हम क्या कहेंगे, क्योंकि उसके भार में उसकी जो आकार था, आकार बढ़ गया है उसका, यह भी वृद्धि कहलाएगी। कहने का तात्पर्य, ये वृद्धि निर्जीव में भी पाई जाती है। अतः वृद्धि सजीवों का लक्षण तो है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे जनन या रिप्रोडक्शन के विषय में। कोई भी जीवधारी अगर अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है तो उसे हम जनन कहेंगे। कोई भी जीवधारी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया करता है और प्रजनन के द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। यह प्रजनन की प्रक्रिया 2 तरह से संपन्न हो सकती है, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसमें कि नर और मादा 2 जीवों की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं कि जिसमें लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है, जो कि आपस में मिलते हैं और उससे निषेचन की प्रक्रिया होती है और जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट विकसित होता है तो आगे नया जीव बनता है। और अलैंगिक जनन क्या होता है?
अलैंगिक जनन जिसमें केवल एक जीव की आवश्यकता होती है अपनी संतान को उत्पन्न करने के लिए। बहुकोशिक जीव लैंगिक जनन तथा एक कोशिक जीव अलैंगिक जनन के द्वारा जनन करते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में मेल के द्वारा मेल गैमीट और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट दोनों का निर्माण किया जाएगा, और दोनों अगर जुड़ जाते हैं तो उससे युग्मनस का निर्माण होता है, और युग्मनस से आगे एक नया जीव। कहने का मतलब मनुष्य अपनी संतति इसके द्वारा उत्पन्न कर सकता है। इसी तरह से जो एक कोशिक जीव हैं जैसे कि अमीबा में जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। अमीबा में द्विखंडन के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। एक अमीबा इस तरह से टूटता है 2 कोशिकाओं में, तो इस तरह से अमीबा में भी जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो जनन की प्रक्रिया होती है वह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? नहीं, जनन सजीवों का लक्षण तो है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कुछ जीव सजीव हैं लेकिन वे जनन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए खच्चर या म्यूल। खच्चर जनन नहीं कर सकता है। खच्चर का निर्माण फीमेल हॉर्स और मेल गधे के द्वारा होता है। दोनों के क्रॉस के द्वारा खच्चर विकसित होता है। इसी तरह से बंद कामगार मधुमक्खी या वर्कर हनी बी, अगर हम बात करें कि हनी बी या मधुमक्खी की, तो उसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। नंबर पहला उसमें होती है रानी, और दूसरा उसमें होता है एक मेल जिसको हम कहते हैं ड्रोन्स कहते हैं, मेल या ड्रोन्स कहते हैं, और तीसरा उसमें होते हैं वर्कर या उसको हम बंदे कामगार मधुमक्खी कहते हैं। रानी का काम होता है अंडे देना, और जो ड्रोन्स या मेल का काम होता है इनके साथ निषेचन करना जिसके द्वारा इनकी संतति उत्पन्न हो, और जो वर्कर होते हैं ये केवल काम करते रहते हैं। कहने का मतलब शहद बनाना या अन्य कार्य करते रहते हैं। ये क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, ये अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो जो बंदे कामगार मधुमक्खी या जो वर्कर हनी बी है ये अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी तरह से अनुन्वर मानव युगल, कहने का तात्पर्य स्टेराइल ह्यूमन कपल, कुछ ऐसे ह्यूमन कपल भी होते हैं सुरक्षित यौन संबंध रखने के बावजूद भी वे अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे सजीव हैं, उनमें बाकी सब क्रियाएं होती हैं लेकिन वो जनन नहीं कर पाते हैं, तो वो भी तो सजीव हैं। चूँकि जनन सभी सजीवों में नहीं होता है, अतः जनन भी सजीवों का लक्षण तो है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। आज हम लोगों ने जीव जगत में सजीवों के लक्षण, वृद्धि और जनन के विषय में पढ़ा, जो कि दोनों ही लक्षण सजीवों के लक्षण हैं लेकिन दोनों ही विशेष लक्षण नहीं हैं। अब इससे आगे जो सजीवों के लक्षण हैं, बहुत सारे और भी लक्षण हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।